तो हमें अल-बरूनी के अकाउंट से पता चलता है कि हमारा जो देश है मिडिवल टाइम पीरियड में कितना समृद्ध हुआ करता था, और उसमें कौन कौन से आक्रमणकारी हमारे देश पर आकर उन्होंने आक्रमण किया और देश को लूटा। तो अब हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। द चोलास। द चोल्स डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ताकतवर जो वंश होता था वो था चोल वंश, सबसे प्रमुख शक्तिशाली जो वंश। इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। उनका जो शासन था वह तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग पर उनका शासन स्थापित था। तंजौर वॉज इट्स कैपिटल सिटी। तंजौर उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो द चोलास डिसअपियर्ड ओनली टू रिसर्फेस इन 1850 सेंचुरी व्हेन विजयालय कैप्चर्ड तंजौर। जो चोल साम्राज्य था वो बीच में डिसअपियर इसलिए हुआ था ताकि वो 850 सेंचुरी में दोबारा आ सके। जब विजयालय ने तंजौर को कैप्चर कर लिया था एंड मेड इट्स कैपिटल, और उसे अपनी राजधानी बना ली थी। हाउएवर ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजराजा फर्स्ट के शासन के दौरान, और उसके जो पुत्र थे राजेंद्र फर्स्ट जो कि थे 1985 टू 1044 सेंचुरी में। तो उनके शासन के दौरान जो चोल थे द चोल एंटर्ड देयर मोस्ट ग्लोरियस फेज। गौरवशाली फेज में वो आए थे। गौरवशाली दौर में चोल की एंट्री हुई थी चोल साम्राज्य की। दे एक्सपेंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया टू श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। उन्होंने जो अपना साम्राज्य है वो साउथ इंडिया से भी आगे तक फैला रखा था, जो कि था श्रीलंका, जावा, सुमात्रा जैसे द्वीपों तक। बाय हिज एबिलिटी, अब उनकी क्षमता, शक्ति और जो सैन्य कुशलता थी, राजराजा डिफीटेड द चेरास। तो राजराजा ने चेरास को हराया था अपने सैन्य कुशलता, शक्ति और क्षमता का उपयोग करते हुए। एंड सीज मदुरई, और मदुरई पर कब्जा किया। ही इन्वेडेड श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, और जो कि नॉर्दर्न पार्ट पर भी पूरा कब्जा जमा लिया था उन्होंने। विच बिकम ए चोल प्रोविंस, जो कि बाद में एक चोल प्रांत बन गया था। एंड नेम्ड इट मोहम्मदी चोलामंडलम, और उसे फिर नाम दिया गया मोहम्मदी चोलामंडलम। राजराजा फर्स्ट देन ओवररन द ईस्टर्न। राजराजा फर्स्ट फिर ईस्टर्न चालुक्य के यहाँ गए, और हु इवेंचुअली एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी, जिन्होंने उनका अधिकार स्वीकार कर लिया। राजराजा फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल शिव टेम्पल एट तंजावुर। तंजावुर में राजराजा फर्स्ट ने एक सुंदर शिव मंदिर बनाया था तंजावुर में, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एन अकाउंट ऑफ राजराजा एक्सप्लॉइट्स इज एनग्रेव्ड ऑन दी वॉल्स ऑफ द टेम्पल। जो राजराजा फर्स्ट के जो एक्सप्लॉइट्स थे वो सारे मंदिरों के दीवारों पर देखे जा सकते हैं। हिज सन, और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट बाय हिज मिलिट्री वेलर, यानी कि अब उनके जो बेटे राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने अपने सैन्य वीरता और प्रशासनिक अनुभव के द्वारा चोल साम्राज्य को उठाया था पिनेकल ऑफ ग्लोरी, यानी कि शौर्य के शिखर तक उन्होंने उठाया था चोल साम्राज्य को। ही एनेक्स द होल श्रीलंका, उन्होंने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। और रीअसर्टेड द चोला सुप्रीमेसी ओवर केरला एंड द पांड्यन कंट्री, और अपने प्रभुत्व को पूरे केरल और पांड्यन देश में स्थापित किया था। और उसकी जो सेना थी, हिज आर्मी मार्च ट्रियम्फली अप टू रिवर गंगा एंड द डोमिनेंस ऑफ पाल किंग। जो उसकी जो सेना थी उन्होंने गंगा के नदी तक मार्च किया और पाल राजा के गणराज्य तक पहुंची।
जो कि उस टाइम पे पाल राजा हुआ करते थे, महिपाल। ही अडॉप्टेड द टाइटल गंगाईकोंडा एंड फाउंडेड ए न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाईकोंडा। उन्होंने जिस क्षेत्र पर वहाँ पर उनकी सेना गई थी उसका उन्होंने नाम रखा गंगाईकोंडा, और फिर बाद में अपनी नई राजधानी स्थापित की जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कि आज के गंगाकोंडापुरम इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। द चोल मोनार्क अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड टू लैंड ओनली। जो चोल शासक थे, चोल राजा के जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी सफलताएं हैं, वो खाली ज़मीनी नहीं थी। उनके बहुत ही शक्तिशाली समुद्री बेड़े भी थे जिन्होंने जीत हासिल करी थी। बे ऑफ बंगाल तक उन्होंने अपनी जीत हासिल कर रखी थी। इट इज़ सेड दैट ही आल्सो सेंट एक्सपीडिशन। वह जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों में भी गए और उन्होंने अपने वाणिज्यिक संबंध को बनाया। मलाया पेनिनसुला और साउथ इंडिया तक अपने जो कमर्शियल रिलेशन थे उन्होंने स्थापित किए। अब हम पढ़ेंगे किंग्स एंड द मिनिस्टर्स, राजा और उनके मंत्री के बारे में। किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का जो हेड या मुखिया आप कह लो, वो राजा हुआ करते थे। ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिसर्स। जो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, फिर ये जो कर्तव्य थे, जो कामकाज था, वो सब मंत्रिपरिषद के सहायता से या फिर जो हाई ऑफिसर्स थे उनके सलाह लेकर वो किया करते थे। जो इंस्क्रिप्शन यानी कि वो जो शिलालेख, जो मतलब पत्थरों पे जो लिखावट होती है, उनसे प्रूव होता है। द चोलास प्रूव देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ऑर्गेनाइज। उनसे हमें पता चलता है कि चोला की जो व्यवस्था थी, प्रशासन की जो व्यवस्था थी, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, मतलब व्यवस्थित तरीके से थी और वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। अपार्ट फ्रॉम रूलर के अलावा, जैसे तिरुवक्कावेली रूलर उस टाइम पे कहा जाता था। देयर वॉज ए मिनिस्ट्रियल काउंसिल। एक मिनिस्टरों की काउंसिल होती थी। मिनिस्ट्रियल मतलब मंत्री स्तरीय एक सभा होती थी और उसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑर्गेनाइज होते थे। द रूलर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो भी शासक थे उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में, और रॉयल टूर्स हुआ करते थे। वहाँ पर जितने भी फैसले या फिर निर्णय वो लेते थे, वो रूलर्स, वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नहीं लिया करते थे। जो रॉयल टूर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो रॉयल टूर्स हुआ करती थी उससे ये पता चलता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का कितना एफिशिएंट है। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को दर्शाने के लिए वहाँ पे रॉयल टूर्स हुआ करते थे। द ऑफिसर्स वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट्स। जो भी लैंड असाइनमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम होते थे भूमि पर, या फिर कोई टैक्स, जो भी लैंड टैक्स या फिर रेवेन्यू होते थे, वो उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो ऑफिसर्स को दिए जाते थे, अधिकारियों को, और उनको काफ़ी बढ़ावा या फिर एनकरेज किया जाता था। उनको ऑनर भी किया जाता था, एक पद देकर, एक टाइटल देकर उन्हें ऑनर और एनकरेज किया जाता था। जैसे जो हायर ऑफिसर्स होते थे, जो ऊंचे अधिकारी होते थे, उन्हें टाइटल दिया जाता था पेनोंडरम। उन्हें पेनोंडरम कहा जाता था, और जो उनके नीचे के अधिकारी होते थे उन्हें सिरुतरम बोला जाता था। तो चोला व आल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स विच हेल्प इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। चोला साम्राज्य में सड़कों का भी निर्माण हुआ था, जिससे कि जो व्यापार है, व्यापार, वाणिज्य और कम्युनिकेशन ये कनेक्टिविटी बनी थी। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक रेवेन्यू को। रेवेन्यू वॉज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम लैंड एंड कलेक्टेड इन काइंड्स और इन कैश। जो रेवेन्यू है, संप्राप्ति है, वो मुख्य तौर पर ज़मीन से ली जाती थी, या तो किसी वस्तु के रूप में या फिर कैश के रूप में, या फिर दोनों। बाय विलेज असेंबली, ग्राम सभा द्वारा वो ली जाती थी। लैंड वॉज पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। जो ज़मीन हुआ करती थी वो किसी एक की या फिर पूरे समुदाय की हुआ करती थी। जो स्टेट है, द स्टेट शेयर द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। जो स्टेट का, जो पूरे राज्य का जो एक लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स हुआ करता था कि उन्हें जितना भी अपने ज़मीन पर जो प्रोडक्शन
किया है उसका 1/3 प्रोड्यूस उन्हें राज्य को देना पड़ता था। एंड आफ्टर एन इलेबोरेट लैंड सर्वे इन द टाइम ऑफ राजराजा फर्स्ट के टाइम पे बहुत सारी लैंड सर्वेज हुआ करती थी, यानी कि ज़मीन का सीमांकन, मापन, सब तरीके से, यानी कि हर साल उसमें ये देखा जाता था मतलब ज़मीन को देखा जाता था कि वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। देयर वर पीरियडिकल रिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड द असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। हाँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे पीरियडिकल रिवीजन होते थे, हर साल मतलब रिवीजन होता था, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड होती थी, वहाँ पे देखा जाता था वहाँ पे ज़मीन को, और जो भी लैंड रेवेन्यू है वो भी देखा जाता था हर साल वहाँ पे रिवीजन होता था उसका, कि हर साल मतलब ज़मीन से कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है राज्य को। द अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक इनकम, कुछ अन्य सोर्सेज में थे पब्लिक इनकम के, जैसे कस्टम्स एंड टोल्स, टैक्सेस ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस, जैसे मतलब कोई भी चीज़ जैसे अपने राज्य के अंदर बनती है या फिर राज्य से बाहर जाती है तो उस पर कस्टम लगता है, टोल लगता है, टोल और टैक्सेस कुछ अलग अलग कामों पे, जैसे खदानों में काम करने पर, फॉरेस्ट में काम करने पर, या फिर जो सॉल्ट पैंस है नमक निकालने के काम पर भी टैक्स लगाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन यानी कि सिंचाई। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी के जो जितना भी उन्नति होती थी उसमें खेती बाड़ी में उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाता था। खेती बाड़ी में जिस भी तरीके की उन्नति होती थी उसे इंश्योर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। किस पर? सिंचाई पर, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट्स और या फिर लोकल अथॉरिटीज़ देखा करती थी। जो विलेज असेंबलीज होती थी मतलब ग्राम सभा वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टैंक्स इन गुड कंडीशन। जो वहाँ पे जो पानी के टंकी जो लगाते हैं वहाँ पे कि उसके गुड कंडीशन रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते थे कौन? विलेज असेंबलीज। एंड और वो विलेज असेंबली ये भी देखती थी कि कहाँ पे जंगली इलाके हैं और कहाँ पर वेस्ट लैंड्स हैं। द चोला स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन बिल्डिंग। जो चोल शासक थे उन्होंने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया था कैनाल्स, टैंक्स, डैम्स और वेल्स को बनाने में। राजेंद्र फर्स्ट ने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई थी अपनी न्यू कैपिटल के पास, जो थी गायकोंडा चोलापुरम के पास एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया था उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं उनकी आर्मी कैसी थी। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ एलिफेंट्स। आर्मी में क्या थे, सेना में क्या थे उनके? हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। उसमें ध्यान ये दिया जाता था कि उसमें उनकी छावनी में एक डिसिप्लिन या ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पे। अटेंशन वॉज गिवन टू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ द कंटेनमेंट। छावनी की जो ट्रेनिंग है या फिर डिसिप्लिन को बनाने में ध्यान दिया जाता था। इट वॉज कम्पोज चीफली ऑफ कायकोलास। और ये मतलब जो सेना थी वहाँ पे कायकोलास की बनी हुई थी, मतलब जो कि ऐसे आदमी जिनके पास मजबूत हथियार होते थे, जिन्हें कायकोलास बोला जाता था, और या फिर सेगुंडर बोला जाता था। स्पीयर बिल्डर्स माने भाला चलाने वाले ऐसे लोगों से ये पूरी सेना बनी हुई होती थी। द कमांडर्स एंजॉय द रैंक ऑफ नायका सेनापति। जो सेनापति थे मतलब कमांडर्स, इनको एक रैंक दी जाती थी जिन्हें कहा जाता था नायक सेनापति या फिर महादंडनायक सेनापति को। द चोलास अंडर राजराजा कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो राजराजा के अंडर में जो चोल शासक थे, राजराजा के अंडर द चोलास अंडर राजराजा कंट्रोल द कोरोमंडल मालाबार कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। राजराजा के अंडर में जो चोल साम्राज्य था उन्होंने पूरा कोरोमंडल मालाबार कोस्ट या फिर बंगाल की खाड़ी तक अपना कब्जा बना रखा था। अब हम पढ़ेंगे चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोला प्रशासन के बारे में। द चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। जो चोला साम्राज्य था वो डिवाइडेड थे मंडलम्स या फिर प्रोविंसेस में, प्रांतों में। दीज वर यूजुअली गवर्नड बाय द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली। जो भी शाही फैमिली के मतलब शाही परिवार के जो भी राजकुमार थे उन पर उनका शासन था इन प्रोविंसेस पे।
द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वालानाडु। जो भी प्रांत थे वो आगे विभाजित होते थे वानानाडु या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर जिलों में। एंड नाडु और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, या फिर नाडु या फिर वानानाडु में ये सारे जो भी प्रांत थे वो फर्दर डिवाइडेड थे। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को बोलते थे हम नाडु, और जो उससे जो डिस्ट्रिक्ट बनता था उसे हम बोलते थे वानानाडु। द विलेजेस वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी। किसी भी समाज या फिर राजनीति का जो प्राथमिक इकाई है वो विलेज माना जाता था, गांव माना जाता था। दे वर नोन एज खुर्रम। जो गांव है, गांव को खुर्रम कहते थे उस टाइम पे, जो कि प्राथमिक इकाई मानी जाती थी किसी भी समाज या फिर राजनीति का। द विलेज असेंबलीज हेल्ड द सोसाइटी टुगेदर थ्रू इट्स यूनिक फीचर ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ सफिशेंसी। जो भी वहाँ पे विलेज असेंबली या फिर ग्राम सभा होती थी वहाँ पे वो क्या काम करती थी कि जितना भी समाज है, समाज को एक साथ बांधने का काम करती थी, जिसमें उनकी यूनिक फीचर्स थे कुछ, जैसे कि ऑटोनॉमी, स्वशासन या फिर सेल्फ सफिशेंस। ऐसे यूनिक फीचर्स के साथ वो सोसाइटी को बांधने का काम करते थे। फ्रॉम द उत्तरम मेरूर इंस्क्रिप्शन से हम देखते हैं कि हमें एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ असेंबली का पता चलता है, विच प्लेड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे उस टाइम पे। उनका नाम है उर, सभा और महासभा एंड द नगरम। उर, सभा या महासभा और नगरम। उर जो होता था, द उर वॉज एन असेंबली ऑफ कॉमन विलेजेस वेयर द लैंड वॉज हेल्ड बाय ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। उर जो होती थी वो एक विलेज असेंबली होती थी जहाँ पर जो ज़मीन है वो सभी वर्गों के लोगों के पास होती थी। who were therefore entitled to membership in the local assembly, जो कि लोकल असेंबली के मेंबर भी हुआ करते थे। द सभा वॉज एन एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली ऑफ द ब्रह्मदेय विलेजेस। जो सभा होती थी वो ब्रह्मदेय गांव की विलेज असेंबली होती थी, ब्राह्मण असेंबली जिसे कह सकते हैं। वेयर ऑल द लैंड बिलोंग टू द ब्राह्मण, जहाँ पे पूरी जो भी जितनी भी ज़मीन या फिर गांव होते थे वो ब्राह्मणों के ही होते थे। नगरम, हम पढ़ते हैं नगरम। द नगरम वॉज एन असेंबली ऑफ लोकल मर्चेंट्स वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर इन डोमिनेंट पोजीशन। जो नगरम होता था वो एक तरह का सभा होती थी जिसमें सारे लोकल मर्चेंट्स या फिर जितने भी व्यापारी या फिर लोकल दुकानदार सब अपने डोमिनेंट पोजीशन होती थी उनकी, मतलब पूरी उनकी स्थिति होती थी वहाँ पे। जितने भी लोकल मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स हैं उनकी एक सभा होती थी जिन्हें नगरम बोला जाता है। द सभा जनरली कंप्राइजिंग द एलाइट और लर्न इन द कम्युनिटी commanded the respect of all other assemblies in settling crucial matters और common concern। जो भी सभा होती थी उसमें जो भी विद्वान लोग थे समुदाय के लोगों द्वारा की जाती थी और उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। और अदर असेंबलीज जो भी सभाएं होती थी उन पर जो भी जितने भी जैसे आम आदमी के जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, उनको सॉल्व किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे चोल टेम्पल्स। चोल साम्राज्य में जो मंदिर हुआ करते थे उनके बारे में। अंडर द चोला साम्राज्य के अंतर्गत जो टेम्पल्स थे बिकेम द सेंटर ऑफ लाइफ, जीवन का एक केंद्र माना जाता था उन्हें। जो जितने भी मंदिर थे चोल साम्राज्य के अंदर में, दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उन्हें पूजा का स्थान ही नहीं बल्कि एक तरीके से हब माना जाता था। बट आल्सो इमर्ज एज द हब ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, एक ऐसा हब जहाँ पे मतलब आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाएं होती थी। द विलेज असेंबली इनवेरिएबली हेल्ड्स इट्स मीटिंग इन दी टेम्पल मंडपा और हॉल। जितने भी ग्राम सभाएं को जो मीटिंग्स होती थी वहाँ पे वो मंदिरों में हुआ करती थी, जैसे शादी ब्याह या फिर कोई भी पूजा पाठ हो
वो सारे मंदिरों में हुआ करते थे, एक स्पेशल जगह मंडप में, हॉल में। टेम्पल्स आल्सो ग्रू एज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट। कला का केंद्र भी बने थे ये मंदिर, कला का केंद्र भी हुआ करते थे। स्पेशली द क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, वहाँ पे विशेषकर एक मतलब ब्रॉन्ज की मूर्तियों का निर्माण होता था वहाँ पे, विच वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, जो कि बहुत ही सुंदर बनाए जाते थे। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारे सांस्कृतिक क्रियाएं भी होती थी, जैसे म्यूज़िक एंड डांस, नृत्य संगीत भी वहाँ पे सिखाए जाते थे। आल्सो प्रोस्पेर्ड इन द टेम्पल्स। द चोला रिकॉर्ड्स, अब कुछ चोल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे फ्रिक्वेंटली रिफर टू देवदान। देवदान यानी कि लिटरली इसका मीनिंग है लिटरली गिवन टू गॉड्स, जो हम भगवान को दान करते हैं। गिफ्ट्स ऑफ लैंड, भूमि के रूप में, यानी कि मतलब जो भी ज़मीन से कुछ भी उत्पादन होता था तो हम भगवान को दान किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के बारे में, मूर्तियाँ और या फिर पेंटिंग्स के बारे में। द मेटल एंड स्टोन इमेजेस कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड आर रिक्वेसाइड। जो भी मतलब मेटल की या फिर पत्थर की जो मूर्तियाँ हों उस टाइम की बहुत सुंदर बनाई जाती थी। जो मास्टरपीस है चोला स्कल्पचर की, चोला मूर्तिकारों का एक जो मास्टरपीस है वो है प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है, जिसमें इमेज है डांसिंग शिवा की एट ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। चिदम्बरम के एक मंदिर में उनकी एक तस्वीर है डांसिंग शिवा, उनका एक पूरी मूर्ति बना रखी है। नटराज जिसे कहते हैं, नटराज या फिर डांसिंग शिवा की एक पूरी मूर्ति बना रखी है चिदम्बरम मंदिर में।